हेलो नमस्ते, आई एम प्रीति। वेलकम टू एसएससी मैथ्स इंग्लिश शॉर्ट मंत्रा। आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर का न्यू टॉपिक वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका एसएससी मेंस के एग्जाम की बात करूं तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि वॉइस में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट रूल पे क्वेश्चन एक दो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो सेंस होते हैं, जो मीनिंग होता है, उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी सिर्फ जो डायरेक्ट हम अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे या जो रूल्स पढ़ेंगे उस पे ना पूछ के उसके मीनिंग के बेस्ड पे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, जो क्वेश्चन होता है हम उसके ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आप रूल पढ़ रहे हो वहाँ पे उस रूल के बेसिस पे वहाँ पे वो क्वेश्चन ना हो, उसके सेंस के बेसिस पे, उसके मीनिंग के बेसिस पे जो है वो ऑप्शन दिया रहता है। तो इस चैप्टर में आपको रूल्स के साथ साथ उसके मीनिंग को भी समझना होगा, तब जाके ये टॉपिक जो है अच्छे से आप इस टॉपिक में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्योंकि एसएससी के एग्जाम में मोस्टली देखा जाता है कि वो जो ऑप्शन देते हैं वो मीनिंग के बेसिस पे ही देते हैं। अगर 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन तो रूल पे होता है, लेकिन जो 10 क्वेश्चन है वो मीनिंग के बेसिस पे होता है। आप वहाँ पे रूल अगर फॉलो करने जाओगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो हम पहले जितने भी रूल्स हैं, जितने भी टाइप के सेंटेंस होते हैं, यानी टेंस के बेसिस पे, या जब हम किसी इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें, क्वेश्चन टैग की बात करें, उनका अलग अलग रूल होता है। पहले हम उन सारे रूल्स को देखते हैं। ठीक है, तो रूल्स को देखने से पहले हम पहले समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस क्या होता है कि जब हम जो काम कर रहा है, हम जब उस पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, उस पर ज़्यादा जोर डालते हैं, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, और पैसिव वॉइस क्या होता है, जो काम किया गया है, सिंपल वर्ड में अगर कहें तो जो काम किया गया है उस पर जब हम ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस। जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, सी हेल्प्ड मी, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने मेरी मदद की। ठीक है, तो उसने मेरी मदद की, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसने पे यानी सी पे फोकस कर रहे हैं। सी के बारे में बता रहे हैं कि जो सी है उसने मेरी मदद की, आई की मदद की। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस देखें तो ये है द लेटर वाज पोस्टेड। यहाँ पे हम काम पे वर्क कर रहे हैं, काम पे प्रेशर दे रहे हैं, काम के बारे में बता रहे हैं कि जो लेटर था उसको पोस्ट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि किसने किया, यानी कि जो काम कर रहा है उस पे हम फोर्स ना डाल के उसके बारे में ज्यादा बताने के बजाय हम जिस काम को हम कर रहे हैं उस पे ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, उस सेंटेंस को बोलते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो काम कर रहा है हम जब उसको फोकस करते हैं तो वो होता है एक्टिव वॉइस। इसी तरह एक होता है मीड वॉइस या क्वेसी पैसिव भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये देखने में तो एक्टिव की तरह लगता है, लेकिन जब उसका आप मीनिंग समझोगे तो वहां पे उसका मीनिंग जो है वो पैसिव की तरह निकलता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मीड वॉइस या क्वेसी पैसिव। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सुगर टेस्ट स्वीट, तो सुगर टेस्ट स्वीट ये तो हमें लग रहा है जैसे कि सिंपल है कि हाँ सुगर जो है वो मीठा होता है, लेकिन शुगर मीठा कैसे होता है, जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। शुगर अपने आप तो हमें अपना टेस्ट बताएगा नहीं कि शुगर मीठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, किसी ने टेस्ट किया होगा तभी तो वहां उसको पता चला कि शुगर का टेस्ट जो है मीठा होता है, नमक का टेस्ट नमकीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, मतलब जो काम हुआ है उस पे प्रेशर दिया जा रहा है, ना कि ये बताया जा रहा है कि शुगर को किसने टेस्ट किया और कैसे पता चला कि शुगर स्वीट होता है। तो जो इस टाइप के वर्ड होते हैं जो देखने में तो एक्टिव वॉइस की तरह हो, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो पैसिव वॉइस में होता है, उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीड वॉइस या क्वेसी पैसिव बोलते हैं। ठीक है, अब
जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सेंटेंस को अगर हिंदी में बात करें तब तो आप इजीली पकड़ लोगे अब, क्योंकि हिंदी में हमें सेंटेंस को ही पढ़ के पता चल जाएगा कि जो प्रेशर है, जो फोकस है वो किस चीज़ पे दिया जा रहा है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है तो वो एक्टिव हो जाएगा, और अगर काम पे फोकस किया जा रहा है तो वहाँ पे पैसिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करें कि किसी सेंटेंस को देख के हम कैसे पता करें कि वो एक्टिव है या पैसिव है, तो सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस पैसिव होगा तो उसमें आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है, जो वो होगा ही होगा, वो है पहली बात कि जो वर्ब होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ऑलवेज। ठीक है, किसी भी तरह का सेंटेंस हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, दूसरा उसमें बाय लगा भी हो सकता है किसी सेंटेंस में, अगर नहीं है तब तो वो मस्ट है कि वो पैसिव वॉइस होगा। अगर बाय एजेंट नहीं लगा हुआ है तो उसको हम सेंस को देके, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बाय, जैसे बाय समवन, बाय द पीपल, इस टाइप से हम जब पैसिव बनाते हैं तो उसको इग्नोर करते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी बाय लिखा हो, बाय ना भी लिखा हो, तो वैसे अगर बाय लिखा होगा तो हमें वो देख के भी पता चल जाएगा कि वो पैसिव है। लेकिन जो पैसिव का फर्स्ट कंडीशन क्या, कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो तो होगा ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो उससे आप समझ जाओगे कि वो पैसिव वॉइस है। अब आप ये बोलोगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो टेंस में भी होता है। यस, टेंस में होता है, लेकिन टेंस में कुछ जो टेंस है, जैसे कि हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की, और अगर हम बात करें कौन से फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, बस यही 3 टेंस ऐसे हैं जिसमें कि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो हैज के साथ वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, पास्ट टेंस की बात करें तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पैसिव में जाओगे, अगर हैज, हैव वाला ऐसा आ जाता है और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैव भी है, तो यहाँ पे जब आप पैसिव बनाओगे तो वहां पे आप ये देखोगे कि जो हैज के साथ जो हम सिंपल टेंस में, मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हैज प्लस भी3, लेकिन जब आप उसका पैसिव बनाओगे तो वो हैज के साथ बीन भी लेता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो आप इस तरह से सेंटेंस को पहचान सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव के रूल्स को। सबसे पहले है एक्टिव टू पैसिव। जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जब हम उसको चेंज करते हैं तो वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, दूसरा, जब हम जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। यहां तक क्लियर है। जब भी किसी सेंटेंस को हमें चेंज करना हो एक्टिव टू पैसिव, तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तीसरा, जब भी हम चेंज करेंगे तो वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। पैसिव हम जब बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई यानी कि बाय, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3 जब भी हम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें ये बेसिक जो रूल है वो हमें पता होना चाहिए कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बाय प्लस ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। ठीक है, ये हर चीज में नहीं होता है। अभी हम देखेंगे कि कभी कभी जो है हम इस चीज को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक्टिव में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सीता इनवाइटेड मीरा। ठीक है, ये एक्टिव की बात करें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पैसिव का सब्जेक्ट हो गया। ये मीरा यहाँ ऑब्जेक्ट में है, लेकिन ये इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, इसको रूल जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वाज इनवाइटेड कैसे हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ जो अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा, क्या क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म है बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो बेसिक चीज है ये हम जब भी सेंटेंस देखेंगे तो इस तरह का हमारे को फॉर्मेट मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स से। रूल्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस वाले सेंटेंस, यानी जो हमारा सेंटेंस भी बहुत तरह के होते हैं,
जो हमारा टेंस पे बनता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी होते हैं, क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हर एक सेंटेंस का हम पैसिव बनाने के रूल्स को देखेंगे। तो सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं टेंस एंड वॉइस। टेंस एंड वॉइस मतलब जो भी टेंस वाले जो सब्जेक्ट सेंटेंस होते हैं उसका हम वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिसका हम वॉइस नहीं बना सकते हैं, उसका अगर वो उस फॉर्मेट में आता है या उस टेंस में रहता है तो उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है नो पैसिव वॉइस फॉर कौन कौन से टेंस के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, या सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोले, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोले, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोले, इन सब का जो है हम कभी भी क्या नहीं बनाते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्जाम में तो उसके साथ उसी सेम सेंटेंस को ऑप्शन में लिख के दिया जाएगा, या ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा नन ऑफ दिस, इस टाइप से लिखा रहेगा कि आप उसके इस तरह का सेंटेंस का जो है पैसिव आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है कि इस टाइप से सेंटेंस पे आपको दे दिया जाएगा लेकिन उसका पैसिव आपको नहीं बनाना है क्योंकि उसका पैसिव नहीं बनता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो जैसे रूल होता है वो क्या होता है, हैज, हैव, हैड प्लस बीइंग प्लस आईएनजी। जो हम पढ़ते हैं ना सिंस और फोर वाला, जो जिस सेंटेंस में लगा रहता है वो 2 घंटे से खेल रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं वही होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीइंग प्लस आईएनजी करके, और फ्यूचर में इसका विल हैव बीइंग प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। और ये तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और दूसरा कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि 3 का तो इधर हो गया। और दूसरा जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं उसका भी यहाँ पे वॉइस पैसिव वॉइस उसका भी नहीं बनता है। जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं जैसे कि आईएनजी वाला जो होता है, तो ये फ्यूचर का जो इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं उसका भी जो है हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये किस फॉर्मेट में होता है, विल प्लस बी प्लस आईएनजी के फॉर्मेट में होता है। जैसे अवी विल बी कमिंग, तो इस टाइप का जो फॉर्मेट होता है तो ये कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। और दूसरा कौन सा है, जैसे राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ जो हमारा टेंस है, टेंस में 4 तरह के जो टेंस हो गए, यानी कि सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट। तो इन 4 टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसका एक्टिव में स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम लग जाएगा और V3 होगा, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये इधर आ जाता है क्योंकि पैसिव का वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में उसको चेंज करेंगे। जैसे जॉन लव्स मैरी, तो मैरी इज लव्ड बाय जॉन, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इज आर एम लगाया, जो भी इसके साथ होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगाया, अगर यू रहता तो आर हो जाता, ठीक है। तो मैरी इज लव्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट जो हमारा जॉन है यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, इज आर एम हो गया, आईएनजी है तो यहाँ पे बीइंग हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ आ गया, क्रिकेट इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्रिकेट इज बीइंग, आईएनजी है, बीइंग
प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय देम, ठीक है। तो दे का क्या हो गया, देम, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसी के बारे में मैं बता रही थी कि जब भी हम जो पैसिव होता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता ही है। तो अगर हम टेंस की बात करें तो यही एक ऐसा टेंस होता है, मतलब परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ से आप वर्ब का थर्ड फॉर्म देख के आप ये समझ लोगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इस वजह से ये एक पैसिव हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन अगर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज हैव बीन के साथ लगा रहे तो यहाँ पे जो पैसिव में है वो बीन है। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है बीन लिखा हुआ, तो यहाँ पे तब आप समझोगे अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है लेकिन उसके साथ बीन लगा हुआ है हैज हैव के साथ, तो ये हो जाएगा क्या, ये पैसिव होगा। यहाँ पे अगर वर्ब के हैज हैव है लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म सिर्फ है, तो ये पैसिव नहीं होगा, ये एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव टेंस होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस होगा। और जब इसमें हैज हैव है और बीन लगा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। हाँ, आप इसमें एक और चीज से कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वहां पे होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो आप बीन से ये वहां पे भी कंफ्यूज हो सकते हो कि हैज हैव बीन और आईएनजी वाला कंडीशन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पैसिव में यूज करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना इधर, ये जो हमने अभी पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो बीन लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे इसका आईएनजी फॉर्मेट है, ठीक है। तो इससे भी आप ध्यान रखोगे। तो जैसे यहाँ पे है यू हैव चीटेड सोहन, तो सोहन इधर आ गया, सोहन हैज बीन चीटेड बाय यू, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसका तो हमने अभी पढ़ा कि इसका पैसिव नहीं होता है। तो इस टाइप के अगर सेंटेंस आपको एग्जाम में देता है तो अगर तो आपको ये स्ट्रक्चर देखना है कि हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्मेट है, मतलब इसका पैसिव नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कुछ प्रोनाउन है जिसका कि जब हम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं तो यह सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस में जब जाता है तो ये इस तरह से लिखते हैं। जैसे आई है तो वो जब सब्जेक्टिव केस में होगा तो आई यानी कि सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो आई ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो ये मी बन जाता है, ठीक है। यू का यू होता है, सी का हर होता है, ही का हिम होता है, वी का अस होता है, दे का देम, इट का इट ही होता है, और अगर कोई नेम होता है तो नेम का भी नेम ही हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा था, जैसे ये दे है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में जाके क्या हो गया, देम हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस का खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस के रूल को। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर एक्टिव में कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हर पैसिव में हमारा क्या हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है और बाय एजेंट यूज हो रहा है। तो यहाँ हो गया ही सोल्ड द हाउस, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसका सब्जेक्ट हो गया, द हाउस क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे वॉज हो गया, सोल्ड बाय हिम, ही का हिम, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट हैड बीन V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ही हैड किल्ड ए स्नेक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्नेक हैड बीन किल्ड बाय हिम। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म देख के हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये हमारा पैसिव है, क्योंकि यहाँ पे हैड प्लस V3 है, और जब भी हैड होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हाँ, अगर हैड के साथ बीन लगा होगा फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो वो हमारा पैसिव सेंटेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर
सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी है तो बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल है सी वॉज मेकिंग ए डॉल, तो ए डॉल इधर आ जाएगा, वॉज बींग, ए डॉल वॉज बींग मेड बाय हर। और आप सेंटेंस में देख रहे हो कि यहाँ पे किस तरह से, जैसे मैंने बताया था कि ये जो सेंटेंस है इसमें क्या हो रहा है, ये जो ज्यादा फोकस कर रहा है वो जिसने ये काम किया है उस पर फोकस कर रहा है, और इस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि जो काम हुआ है हम उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप अगर हिंदी मीनिंग देखोगे तो क्या होगा, सी वॉज मेकिंग ए डॉल, वह जो है एक गुड़िया बना रही है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो काम हुआ है उस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो डॉल है वो बीइंग मेड, बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वो क्या है, जो इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम काम पे फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे जो काम करता है हम उस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका मीनिंग हो गया। अब यहाँ पे पास्ट का भी खत्म हो गया क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे ही विल डू इट, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी डन बाय हिम। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि डू का वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ही का हिम हो गया, इट का इट ही है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट का तो फ्यूचर इम्परफेक्ट का भी हमारा जो वॉइस है वो नहीं चेंज होता है, तो हम पढ़ रहे हैं अब डायरेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन जब हम इसको रूल में चेंज करेंगे तो हैव के साथ क्या हो जाएगा, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सोनी विल हैव फिनिश्ड द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय सोनी। क्लियर है, तो यहाँ जो है हमारा जो भी टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके जितने भी टेंस हैं, फोर को छोड़ के, जिसका कि हम पैसिव नहीं बना सकते हैं, उन सब को छोड़ के जितने भी अदर टेंस हैं उन सब का हमने पैसिव रूल देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मोडाल्स पे। ठीक है, जो भी हमारा मोडाल्स होते हैं जैसे कैन कुड मे माइट वाला, उसके उस टाइप से जो सेंटेंस होता है उसका वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर सेंटेंस हमारा कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट आउट टू यूज टू नीड नॉट डेयर नॉट, इस टाइप का जब सेंटेंस होता है और ये सब जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में, तो उसका हम वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे अगर एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो भी मोडाल्स यूज हुआ है उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि किसी टाइप का भी सेंटेंस हो, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास सेंटेंस है आई मस्ट डू इट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट जो भी मोडाल्स है यहाँ पे हमने यूज कर दिया, इट मस्ट बी डन बाय यू। तो यहाँ पे आप याद रखोगे क्या करना है, हमें जो भी मोडाल्स यूज हुआ है उसके साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे अगर यहाँ पे रहता आई शुड डू इट, तो ये क्या हो जाता, इट शुड बी डन बाय मी। ठीक है, ओके। अब जो भी मोडाल्स पे जो भी रहेगा ये इसी टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। नेक्स्ट है अगर सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट हो तो हम उसका कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस जब जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट हो, अभी तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट हो, वर्ब का जो भी वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, यानी कि यहाँ अभी जितना भी हमने पढ़ा वहां पे एक ही ऑब्जेक्ट था, तो हमें पता था कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। लेकिन अगर सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हो तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे पता करेंगे कि किस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट की तरह वहां पे रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है
दे बिट्रेड यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो आई ऑफर्ड हिम ए जॉब। तो यहाँ पे आई ऑफर्ड तो ठीक है, हिम भी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ए जॉब भी जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम किस तरह से पैसिव में उसको चेंज करेंगे? क्योंकि हम जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ तो समझ नहीं आ रहा कि हम किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें। तो इसको हम इसके रूल को देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है तो उस वर्ब को बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जैसे ही किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस वर्ब को हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, डाई मतलब दो होता है तो दो ट्रांजिटिव मतलब डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उस वर्ब को बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, और एक ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो उसको बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे दो तरह से होते हैं, यानी कि आप इसको बोलो कोई एक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, जब हम उस सेंटेंस को क्वेश्चन के फॉर्म में मतलब व्हाट के फॉर्म में अगर हम क्वेश्चन करें तो उसका जो आंसर होता है वो आए तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं? हुम से क्वेश्चन करके जिसका आंसर मिले उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही लेंट मी सम मनी। ओके, तो ही लेंट मी सम मनी। अब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे उसने मुझे दिया, क्या दिया। ठीक है, उसने मुझे क्या दिया, क्योंकि व्हाट से क्वेश्चन करना है तो उसने मुझे क्या दिया, ऐसे ही हम पूछेंगे। तो क्या का आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है सम मनी। तो यहाँ पे क्या से हमको ये आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हो गया सम मनी। क्या दिया उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, सम मनी दिया, कुछ पैसे दिए, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जब हम हुम यानी कि किसे, उसने सम मनी किसे दिया, उसने किसे क्या दिया, इस टाइप से आप पूछो कि उसने किसे क्या दिया, तो किसे क्या का मतलब क्या, किससे क्वेश्चन आ रहा है? मनी। क्या दिया? मनी दिया। किसे दिया? मी को दिया, मुझे दिया। ठीक है, तो जो किसे से आंसर करने पे या होम से क्वेश्चन करने पे आंसर आए वो इनडायरेक्ट हो जाता है, और क्या से आंसर क्वेश्चन करने पे जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको दो ऑब्जेक्ट हो, आप इस तरह से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को देख क्वेश्चन करके, व्हाट से क्वेश्चन करके डायरेक्ट का ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, और होम से क्वेश्चन करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इसके पैसिव की। तो इसमें जो है पैसिव बनाने में हम किसी से भी पैसिव बना सकते हैं, डायरेक्ट से भी, इनडायरेक्ट से भी। ठीक है, तो डायरेक्ट से हम पहले इनडायरेक्ट से देखते हैं। तो इनडायरेक्ट में अगर ही लेट मी सम मनी है, ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाता है। सेंटेंस में हमने यही तो पढ़ा ना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर हम इसको ऑब्जेक्ट लेट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हो, ये किस टेंस में? पास्ट टेंस में। सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको अभी हम रहने दे रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो आई हो गया। अब हमने पढ़ा था कि पास्ट टेंस में जब हम उसके पैसिव को चेंज करते हैं तो वाज या वर्ड का यूज करते हैं, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो लेंट का लेंट ही होता है। तो यही हो गया आई वॉज लेंट सम मनी बाय हिम। तो ये जो बचा हुआ जो हमारे पास एडिशनल जो ऑब्जेक्ट है उसको हम वैसे ही एज इट इज लिख देंगे, और बाय हिम जो बाय एजेंट होता है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर हम इसको लेट करके देखें तो भी वही होगा। तो ये वाला अभी हाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही लेंट सम मनी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर भी किस फॉर्म टेंस में जा रहा है? सिंपल पास्ट टेंस में जा रहा है। तो सिंपल पास्ट टेंस को जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया सम मनी वॉज लेंट टू मी बाय हिम। ठीक है, तो यहाँ पे
मी आ गया, और टू इसलिए आया क्योंकि लेंट जो है हमेशा अपने साथ एक प्रेपोजिशन लेता है। तो जब आप रूल पढ़ोगे कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑलवेज प्रेपोजिशन लेते हैं, इस वजह से लेंट टू मी बाय मनी हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो, एक ये एक्सेप्शन कह सकते हैं हम इसको, दे मेड हिम किंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दे मेड है, हिम भी ऑब्जेक्ट है, किंग भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ जब इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिले कि वो एक ही पर्सन के बारे में बात हो, यानी सेम चीज हो, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक ही पर्सन या एक ही थिंग को प्रेफर कर रहा है, एक ही थिंग के बारे में बता रहा है, तो वहां पे हम जो है इसको उस तरह से दो ऑब्जेक्ट करके नहीं बना सकते। इसको हम सिंपल जैसे जो ये वाला है इसी को हम ऑब्जेक्ट मान के उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे दे मेड हिम किंग, उन सब ने उसे किंग बनाया। उसे किंग बनाया, मान लो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कि उसे है राम। ठीक है, उसे कोई लड़के का नाम है राम, राम को सबने किंग बनाया, तो किंग भी तो राम ही है और राम को ही सबने राजा भी बनाया। तो मतलब जो ये हिम है ये और ये जो किंग है, ये दोनों सेम पर्सन को ही तो डिनोट कर रहा है ना। दे मेड हिम किंग, तो यहाँ पे हर एक ही पर्सन को डिनोट किया जा रहा है। जैसे अगर हम बोले ही सेलेक्टेड हरी कैप्टन, ठीक है, तो मतलब हम सब ने सेलेक्ट किया है हरी को एज ए कैप्टन, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही सेंस दे रहा है कि दे मेड हिम किंग, यानी कि उन सब ने उसे किंग बनाया है। तो यहाँ पे एक ही पर्सन की बात की जा रही है, ये किंग अलग और हिम अलग नहीं है, ये दोनों सेम पर्सन ही है। तो जब आप सेम पर्सन की बात करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है। ये जो हिम वाला है उसी को वैसे ही हम उसको बनाएंगे, जैसे ही वॉज मेड किंग। ठीक है, इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे आप ये चीज तो दोनों अलग है, मी और सम मनी, यहाँ तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, किसी एक चीज को तो डिनोट नहीं कर रहा है, तो आप इस तरह भी इसको बना सकते हो। दोनों तरह से इसका फॉर्मेट सही है, लेकिन अगर इस तरह से होगा तो हम इस तरह से इसको बनाएंगे। क्लियर है? तो जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो किस तरह बनेगा, कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करना है, वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चन टाइप को जो सेंटेंस होते हैं उसका हम वॉइस कैसे बनाएंगे। इसमें होते हैं दो तरह से, जैसे कि यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसका कि आप आंसर यस नो में दे सकते हो। जैसे अगर हम बात करें वेयर आर यू, नहीं सॉरी, यस और नो टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जिसका कि मतलब हम आंसर जो है यस और नो में दे सकते हैं, जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, इन सब से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर अब हम अगर आंसर ये क्वेश्चन करें कि डज ही नीड सम मनी, तो यस नो में हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। और WH क्वेश्चन क्या होता है कि जब उसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते, आपको फुल रीजन देना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन बोलते हैं। और ये क्या होता है, वाई, व्हाट, हु, जो भी क्वेश्चन होते हैं, वेयर, व्हेन, इस टाइप के, तो उन सबको हम WH क्वेश्चन बोलते हैं। तो यस नो क्वेश्चन का हम पहले फॉर्मेट देखते हैं कि किस तरह से उसको पैसिव बनाएंगे, फिर हम WH क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले यस नो टाइप क्वेश्चन, तो यस नो टाइप क्वेश्चन पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगा। तो अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये डू और डज से स्टार्ट होगा एक्टिव में, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसको क्या करना है, डू डज को हमें किस में चेंज करना है, इज, आर, एम, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखना है। ये क्या हो गया, डू डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि पैसिव वॉइस है, तो हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। तो जैसे डज ही नीड सम मनी, तो हम क्या लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ही नीड सम मनी, तो ऑब्जेक्ट ये है। इज, क्योंकि सम मनी है यहाँ पे इज लिखा हमने, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है। इज सम मनी नीडेड, ऑब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म नीडेड, बाय हिम, ही का हिम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर पास्ट टेंस में हो, डिड से स्टार्ट हो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे डिड का क्या लिखेंगे, वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट जब वो हैज हैव या हैड से स्टार्ट होगा तो हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, हैज जॉन रिटन ए बुक, तो हम क्या लिखेंगे, हैज ए बुक बीन रिटन बाय जॉन। ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई मॉडल एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा यानी कैन कुड मे माइट वाले से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई मॉडल एक्सिलरी वर्ब होगा सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे कैन ही कंट्रोल इट, तो क्या लिखेंगे, कैन इट, यहाँ पे आ गया बी। ठीक है, तो कैन इट बी कंट्रोल्ड बाय हिम। ठीक है। अब हम WH वाले क्वेश्चन, यहां तक हमने देख लिया कि जो भी यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसका कि आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। अब हम देखते हैं WH वाले क्वेश्चन को। तो WH वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इंटरोगेटिव वर्ड्स। इंटरोगेटिव वर्ड्स वही होता है, मतलब व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, ये सब जो होते हैं ये वर्ड्स होगा। उसके बाद WH टाइप क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ठीक है, यस नो टाइप जो क्वेश्चन, सॉरी WH क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव वर्ड्स होंगे जैसे व्हेन, विच, हाउ, वेयर, ये सब। उसके बाद यस नो टाइप क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो हम उससे कैसे बनाना है, जो इंटरोगेटिव वर्ड्स यूज हुआ है उसका वैसे का वैसे रहने देना है, और इधर वाला जो यस नो टाइप वाला जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा उसको, जो अभी हमने यस नो वाला क्वेश्चन का जो भी फॉर्मेट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। अभी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे जो भी इंटरोगेटिव वर्ड्स होगा ये एज इट इज, जो पैसिव होता है वहां पे वो लिखते हैं एज इट इज, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे व्हाट है तो यहाँ पे भी व्हाट हो जाएगा, वर है, वेयर है तो वेयर हो जाएगा, वैन है तो वैन हो जाएगा, हाउ है तो हाउ हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे दो के साथ, हु अगर होगा तो उसको बाय हुम लिखेंगे, और अगर हुम होगा तो उसको हु लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे देखते हैं, वाई है, ये एक्टिव में है, वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। अब आप देख रहे हो यहाँ पे अगर वाई हटा दे तो ये क्या बन गया, WH टाइप क्वेश्चन बन गया, ये सॉरी WH टाइप नहीं, यस नो टाइप क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से वाई हटा देते हैं तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन बन गया। और अभी हमने यस नो टाइप क्वेश्चन का फॉर्मेट देखा था कि हैव यू, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, हैव लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बीन लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस बाय प्लस यू लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये जो WH टाइप क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, वाई है तो वाई लिख दिया हमने। उसके बाद ये जो यस नो टाइप जो क्वेश्चन है उसका जो फॉर्मेट एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं उसी फॉर्मेट पे हम लेफ्ट सेंटेंस को लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने अभी तुरंत पढ़ा कि हैव वाले को कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला भी हमने पढ़ा था हैव वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप है तो इसको हमने क्या किया था, बीन प्लस वर्ब 3 के साथ चेंज किया था। और यहाँ पे भी हमने वही किया है, यहाँ पे बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है। ठीक है, तो ये वाई था तो वाई का वाई लिख दिया, और बाकी सारा जो WH यस नो टाइप क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है। सेकंड, जब हु रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे। अभी मैंने बोला कि हु और हुम ये दो एक्सेप्शन है, अदरवाइज जो भी यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड्स रहेंगे वो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हु है तो हु का हम क्या लिखेंगे, बाय हुम। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये फिर से यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। ये कौन से फॉर्मेट में चला गया, ये चला गया हमारा डिड वाले फॉर्मेट में। ठीक है, जो हम उसमें कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे अगर आप जो हमारा क्या बोलते हैं पास्ट टेंस का जो फॉर्मेट होता है जो डिड वाला, उस फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पे ये डिड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म पहले ला दिया गया फिर द ऑब्जेक्ट लिखा गया। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हु डिड द रामायणा राइट। ठीक है, इस तरह से भी हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि पास्ट के तरह ही है। तो जो हमने डिड वाला भी जैसे ये वाला देखा था इसी फॉर्मेट पे हम उसको बनाएंगे। डिड जब आप इधर कर दोगे तो ये चीज वही हो जाएगा ना कि वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर हम इधर आगे लिख देते हैं तो ये उसी स्ट्रक्चर में चला जाता है। तो हम इसी तरह उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, हु का बाय हुम वाज द रामायणा रिटन। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको और एक तरह से लिख सकते हैं,
बाय हुम लिख दिया। दूसरा, अगर हमें हु का हु ही लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हु जो है कभी भी प्रेपोजिशन के साथ नहीं आता है, कभी भी हम प्रेपोजिशन के बाद हु का यूज नहीं करते हैं, हु के साथ साथ डैट का भी हम प्रेपोजिशन के बाद यूज नहीं करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमने बाय हुम लिखा। लेकिन अगर आपको हु ही लिखना है तो हमें क्या करना है, जो बाय है या जो भी प्रेपोजिशन होगा वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा। ठीक है, जैसे मैंने हु राइट द रामायणा लिखा तो हु को बाय हुम में चेंज किया, तब तो ये ठीक है। लेकिन आपको अगर हु का हु ही लिखना है तो जो प्रेपोजिशन है वो हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हु का हु लिख दिया, वाज द रामायणा रिटन बाय, क्योंकि प्रेपोजिशन को हम हु के साथ यूज नहीं कर सकते, एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये भी वही है, हु डिड यू गिव इट टू, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हु लिख दिया। यहाँ पे डिड यू गिव इट है, फिर टू, तो वाज इट गिवन बाय यू टू, यहाँ पे हम इसको यूज नहीं करेंगे। और एक चीज यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेपोजिशन ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रेपोजिशन ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पे हम बाय हुम का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाय भी एक प्रेपोजिशन हो जाएगा, टू भी एक प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि अगर सेंटेंस में पहले से कोई प्रेपोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे हम बाय का यूज नहीं करेंगे, हम हु का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, हु डिड यू गिव इट टू, तो यहाँ पहले से एक प्रेपोजिशन है, तो हम यहाँ पे बाय हुम करके नहीं बनाएंगे, हम हु करके ही इसको बनाएंगे, हु ही लिखेंगे, और यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जो जिस सेंटेंस से ऑर्डर या सजेशन, एडवाइस, इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसका वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर उस सेंटेंस से हमें पता चले कि वो ऑर्डर का सेंस दे रहा है, यानी उससे ऑर्डर का पता चल रहा है, तो उस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। तो ये ऑर्डर के फॉर्मेट में होगा, तो उसका एक्टिव में कैसे होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट हम बोलते हैं जैसे सेट द डोर, ब्रिंग द ग्लास, इस टाइप से। तो ऑर्डर होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, जब वो ऑर्डर का सेंस देगा, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप हमेशा देख रहे हो कि जो भी सेंटेंस हो, लेकिन पैसिव में हमेशा हम वर्ब का क्या कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, शट द डोर का लेट द डोर बी शट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर वाले को इस तरह से चेंज करेंगे। दूसरा है, अगर हमें सेंटेंस से पता चले कि कोई सजेशन या एडवाइस दिया जा रहा है, तो वहां पे कैसे पता चले, उसको हम कैसे चेंज करेंगे, पैसिव में। पैसिव में हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। यहाँ पे ऑर्डर था तो हमने लेट का यूज किया, जैसे ही सजेशन या एडवाइस उस सेंटेंस से पता चलेगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, शुड का यूज करेंगे, शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हेल्प द नीडी पीपल, तो हम क्या बोलेंगे, द नीडी पीपल शुड बी हेल्प्ड। तो यहाँ से हमें पता चला है कि यहाँ सजेशन या एडवाइस की बात की जा रही है, तो हमने यहाँ पे शुड का यूज किया। उसी तरह से अगर सेंटेंस से हमें पता चले कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी रिक्वेस्ट किया जाएगा तो सेंटेंस में इस तरह का वर्ड यूज होगा, प्लीज, काइंडली, इस तरह का वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो जब आप पैसिव बनाओगे तो उसको कैसे बनाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन भी आपको दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड टू है। ठीक है, टू के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, यानी इन्फिनेटिव हो गया ये, तो यहाँ पे टू के बाद हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी इन्फिनेटिव की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसलिए हम इसके पैसिव में क्या कर रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड तो यूज हो रहा है, लेकिन अगर मेन जो वर्ब है उसको हम वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लीज और काइंडली है। तो जैसे ही हम उसका पैसिव बनाएंगे, हम इस वर्ड को वहां से रिमूव कर देंगे, उस वर्ड को वहां पे नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया पोस्ट दिस लेटर प्लीज, या प्लीज पोस्ट दिस लेटर, इस तरह बोला जाए। तो यहाँ आप देख रहे हो कि प्लीज वर्ड का यूज किया गया है, तो इससे तो हमें ऐसे भी दिख रहा है कि ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पोस्टेड हमने नहीं लिखा, यहाँ पे पोस्ट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये जो प्लीज है यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, सेंटेंस में नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट हम आते हैं, जब हमें जो हमारा सेंटेंस है वो इन्फिनिटिव वॉइस इन्फिनिटिव में हो और हमें उसके वॉइस को चेंज करना है, यानी सेंटेंस में इन्फिनिटिव वर्ड्स यूज हो, तो हम उसके सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। जैसे एक्टिव में इस तरह का फॉर्मेट होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम वॉज वेयर जो भी है, प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो 2 प्लस V1 जो होता है वो उसी को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इस तरह का अगर फॉर्मेट हो तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब, जो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आर एम वॉज वेयर, अगर प्रेजेंट टेंस में तो इज आर एम होगा, अगर पास्ट टेंस में होगा तो वॉज वर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 है, 2 के बाद हम क्या करेंगे, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम टू डू इट, तो आपको दिख रहा है आई एम टू डू, यानी कि इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। हम कैसे बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, इज लिखा इट के अकॉर्डिंग, टू लिखा, टू बी डन, डू का क्या हो गया, डन बाय मी। आई हैव टू बोरो सम मनी हैज टू बी बोरोड बाय मी। बोरो का क्या हो गया, बोरोड, टू बोरो था, टू बी बोरोड हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव का इस तरह भी स्ट्रक्चर हो सकता है, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस कोई इन्फिनिटिव हो सकता है। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, देयर का देयर ही लिख देंगे, अगर कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट है तो देयर का देयर ही लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वेयर जो भी टेंस के अकॉर्डिंग, नाउन को नाउन की तरह लिखेंगे। यहाँ जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस V1 होगा, V1 के फॉर्मेट में, उसको हम क्या चेंज कर देंगे, 2 प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, जैसे देयर आर 6 बुक्स टू राइट, तो यहाँ क्या हो गया, देयर का देयर हो गया, आर का आर हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारा जो भी वर्ड्स होता है वही हमारा सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। तो 6 बुक्स है इसलिए आर हो गया, तो देयर आर 6 बुक्स टू राइट को क्या लिखेंगे, टू बी रिटन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जब इन्फिनिटिव होगा यानी देयर से स्टार्ट होगा तो देयर वाले को देयर की तरह ही लिखेंगे, ये नहीं कि हम इसको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के चक्कर में उलट पुलट कर देंगे, देयर से स्टार्ट है तो देयर से ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 2 प्लस V1 यानी इन्फिनिटिव होगा। इस तरह से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब, नाउन का नाउन प्लस 2 प्लस V1। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जब यहाँ पे नाउन हो रहा है तो इधर वाला जो भी सेंटेंस है वो एज इट इज ही लिख रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको सिर्फ चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपने देखा, यहाँ पे देयर के बाद नाउन था तो हमने इधर तक तो यहाँ पे एज इट इज लिखा, उसके बाद हमने इसको चेंज किया। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको चेंज करेंगे, जैसे आई हैव गॉट ए नॉवल टू रीड, तो ये हो जाएगा क्या, ओके। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और नाउन है और 2 प्लस V1 है, तो यहाँ अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और जो वर्क किया जा रहा है वो उस पर्सन के द्वारा ही किया जा रहा है, वो पर्सन जो है खुद वो काम कर रहा है, तो हम इस टाइप के फॉर्मेट का पैसिव हम नहीं बना सकते। हाँ, कैसे पैसिव बनेगा, जब हम किसी अदर पर्सन के बारे में बात करें इस फॉर्मेट में तो उसका हम पैसिव बनाएंगे। जैसे है आई हैव गॉट ए नॉवल टू रीड, तो यानी कि मुझे एक नॉवल मिला है जो मुझे पढ़ना है, इस तरह से, यानी कि पढ़ने का काम जो है आई को ही करना है। तो इस तरह से अगर जो फॉर्मेट होगा तो वहां पे जब वो खुद उस पर्सन के बारे में ही बात हो रही होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हम जैसे ही दूसरे पर्सन के बारे में बात करेंगे, जैसे महात्मा गांधी वॉज ए मैन टू बी एडमायर्ड, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में बात की जा रही है, महात्मा गांधी खुद अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में बात की जा रही है, तो इस सेंटेंस का जो है हम पैसिव में चेंज करेंगे, इसको पैसिव में चेंज करके बनाएंगे। अदरवाइज अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस 2 प्लस V1, और तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि उस सेंटेंस में क्या वो पर्सन अपने बारे में ही बात कर रहा है। अगर वो अपने बारे में ही बात कर रहा है तो उस
सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में अगर वो दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा है तो वहां पे उसका पैसिव बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे महात्मा, जैसे यहाँ पे इसने जो बात की है ये अपने लिए बात कर रहा है कि उसे वो नॉवल को पढ़ना है। ठीक है, तो इसका हम पैसिव चेंज नहीं करेंगे इस फॉर्मेट के लिए, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको नाउन दिख रहा है, एक नॉवल है, उसके बाद हमारा वर्ब का जो इन्फिनेटिव फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पे जो है ये हम महात्मा गांधी के बारे में बात करें, यानी दूसरे पर्सन के बारे में बात करें, इसलिए हमने टू बी एडमायर्ड यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनाया है। क्लियर है। तो यहाँ पे जब भी आप इन्फिनेटिव बनाओगे तो आपको ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब होता है मतलब स्टेट ऑफ माइंड या फीलिंग्स को जो बताता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। इसको हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो आई नो हिम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम तो इसको कैसे बनाते, हमें इसको लिखना होता, अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग चले तो ये क्या होता, ये होता ही इज नोन बाय मी। ठीक है, इस तरह का होता, लेकिन ये गलत हो जाता अगर हम यहाँ पे बाय मी लगा देते। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि वैसे वर्ब जो हमारे फीलिंग्स या हमारे माइंड को, स्टेट ऑफ माइंड को या हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो हमारे जो है उसके साथ हम बाय का यूज नहीं करते हैं। वो जब भी पैसिव में चेंज होता है तो अपने साथ कुछ ना मतलब एक प्रेपोजिशन लेके आता है, हमें उसी प्रेपोजिशन को यूज करना है, हमें बाय को यूज नहीं करना है। जैसे आई नो हिम, तो नो क्या होता है, जानना, यानी कि इसके स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है कि वो उसको जानता है, यानी उसके स्टेट ऑफ माइंड, उसके वर्क को नहीं बता रहा है कि वो ये काम कर रहा है या खा रहा है पी रहा है, इस टाइप से नहीं, उसके स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है। तो वो हमें यहाँ पे जो है हमें बाय का यूज नहीं करना है, जो नोन जो है अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेके आता है हमें उसका यूज करना है। जैसे आई नो हिम, तो नो जो है जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो नोन टू अपने साथ वो प्रेपोजिशन लेके आता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे है द न्यूज सरप्राइज मी, तो सरप्राइज भी क्या है, स्टेट ऑफ माइंड बोलो या फीलिंग्स ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, वो सरप्राइज हो गया, यानी कि उसकी फीलिंग्स जो थी मतलब सरप्राइज होने वाली थी। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे बाय का यूज नहीं करेंगे, सरप्राइज अपने साथ जो है एट प्रेपोजिशन को लेके आता है जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं। अदरवाइज ये कैसे चेंज होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, V2 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम अगर टेंस के अकॉर्डिंग जाए तो ये क्या हो जाता है, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, ऐसे होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये वर्ब जो है ये फीलिंग्स या स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये अपने साथ जब भी पैसिव में हम इसको चेंज करते हैं ये अपने साथ एक प्रेपोजिशन लेके आता है, हम उसी प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, बाय को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे वर्ब्स लिखे हैं जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, मतलब जो एग्जाम में है मोस्टली यही सब सारे जो प्रेपोजिशन है उन सबको पूछा जाता है। तो जब भी आपको इस तरह का कोई नोन जैसे है तो नोन अपने साथ टू लेके आता है, सरप्राइज्ड एट होता है, अमेज्ड एट होता है, वेक्स्ड एट होता है। ठीक है, इंक्लूड इन, डेकोरेटेड विथ, फिल्ड विथ, तो ये सब कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने साथ ये सारे प्रेपोजिशन लेके आते हैं। तो एटलीस्ट आप इन सबको तो याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में इस तरह का प्रेपोजिशन वाला जो वॉइस होता है वो पूछा जाता है। जैसे एनॉयड एट है तो एनॉयड एट जब हम किसी चीज से करते हैं तो एनॉयड एट लिखते हैं, जब हम किसी पर्सन के साथ बोलते हैं कि एनॉयड विथ होता है। ठीक है, जब हम किसी पर्सन के सेंस में बोलेंगे तो विथ लगाएंगे, किसी सामान के साथ हम इरिटेट हो रहे हैं तो एट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे वर्ब हैं जो आप याद कर लोगे कि जब भी हम उसको प्रेपोजिशन पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें इन सारे जो प्रेपोजिशन है उन्हीं को यूज करना है, बाय को यूज नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले अगर कोई प्रेपोजिशन आता है तो हम उसको उसका जो पैसिव है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसको पैसिव हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे कोई भी वर्ब होगा, अगर V1 होगा तब इजारम लगाएंगे, अगर V2 होगा तो वॉज वेयर, जो भी हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग होगा वो हम यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इस प्रेपोजिशन को एज इट इज हम वहीं लिख देंगे प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप देखो यहाँ पे है द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था
तो वहां पे क्या हो रहा था, ऊपर में वो प्रेपोजिशन अपने साथ नहीं लिया हुआ था, जो अभी हमने आई नो यू वाला जो हमने पढ़ा, तो वहां पे क्या था, नो जो है अपने साथ टू नहीं लिया हुआ था। जब उसको हमने पैसिव में चेंज किया तब वो अपने साथ टू ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा आई नो हिम, तो ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन यहाँ पे एक्टिव में नहीं लिया हुआ, लेकिन जैसे ही हमने उसको पैसिव में चेंज किया उसने वो प्रेपोजिशन लिया, लेकिन इसके साथ बाय नहीं लगा। तो और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में, यानी कि जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसमें भी वो प्रेपोजिशन लिए हुए है, और जब हम उसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो वो अपने साथ वो प्रेपोजिशन भी ले रहा है और बाय को भी साथ में इंक्लूड कर रहा है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हमें कैसे बनाना है कि अगर हमारा एक्टिव में कोई प्रेपोजिशन दिया हुआ है तो उस प्रेपोजिशन को हटाना नहीं है, उसको भी एज इट इज लिखना है, और उसके साथ हमें बाय एजेंट को भी लगा के इस तरह से लिखना है। जैसे द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो क्या लिखेंगे, द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू बाय पुलिस। तो ये जो प्रेपोजिशन था एज इट इज यहाँ पे हमने लिख दिया, और द पुलिस वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ, तो वॉज इंक्वायर्ड इनटू बाय द पुलिस। और ये कुछ ऐसे वर्ब बोल सकते हैं जो कि अपने साथ ये प्रेपोजिशन जो है इस तरह के स्ट्रक्चर में लेके आता है, जैसे लुक एट, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लाफ्ड एट, स्माइल्ड एट, ठीक है, डिराइड एट, मॉक्ड एट, फायर्ड एट, लुक डाउन अपॉन। तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने साथ क्या करते हैं, प्रेपोजिशन लेके आते हैं, और हमें क्वेश्चन में भी उस प्रेपोजिशन को हटाना नहीं होता है। जो आपका जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो प्रेपोजिशन हटा के दे देते हैं, तो वहां पे आपको ये चेक करना होता है कि वो जो एक्टिव में जो प्रेपोजिशन है उसको चेंज तो नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव। अभी जो हमने पढ़ा था मिड वॉइस या क्वेजी वॉइस वाला, वो इसी तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास सब्जेक्ट के पास वर्ब हो और वर्ब जो है कोई एडजेक्टिव के साथ फॉलो कर रहा हो, तो उसका हम कैसे बनाते हैं, जैसे सब्जेक्ट है रोज स्मेल्स स्वीट, तो अभी हमने पढ़ा था मिड वॉइस और क्वेजी वॉइस में सबसे स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे आपको देखने में तो ये एक्टिव की तरह लगेगा, लेकिन है ये क्या, अगर सेंस में इसको देखें तो ये क्या है, ये पैसिव की तरह वर्क कर रहा है। यानी कि रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्वीट स्मेल करता है, लेकिन कब, जब तक हम उसको स्मेल करेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे भी जो काम हो रहा है वो दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमें उसका पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम इसके पैसिव को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने लिखा सब्जेक्ट को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब का, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगा दिया। अगर स्मेल्ट रहता तो वॉज लगाते। तो रोज इज, यहाँ पे एडजेक्टिव जो है यहाँ पे लिखेंगे, वैन ऑलवेज यूज होगा, वैन हमेशा हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इट इज स्मेल्ड, अब इट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है ना कि ये जो है क्या बोलते हैं, इट किसके लिए आया है, रोज के लिए। ठीक है, तो इट इज स्मेल्ड, तो यहाँ पे बाय समवन या कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसने स्मेल किया, तो यहाँ पे बाय लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब भी इस तरह का फॉर्मेट होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, फिर क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इज आर एम, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एडजेक्टिव है उसको लिखेंगे, वैन ऑलवेज यूज करेंगे, वैन हमें लिखना ही है। इट, प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इट हमने रोज के लिए लिखा है, अगर रोज जो है प्लूरल होता तो दे हो जाता, क्योंकि रोज सिंगुलर है इसलिए हमने इट लगाया। इट इज स्मेल्ड, स्मेल का वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, दोज मैंगोज टेस्टेड सोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोज मैंगोज यहाँ पे आ गया क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ड यूज हुआ क्योंकि ये प्लूरल है, वर्ड यूज किया। सोर का क्योंकि जो एडजेक्टिव हम लिखते हैं यहाँ पे यही एडजेक्टिव लिख दिया। वैन को हमेशा यूज करना है। दे वर टेस्टेड, दे किसके लिए आया, इस मैंगो के लिए, क्योंकि ये मैंगोज है प्लूरल में इसलिए हमने दे लिखा। यहाँ पे रोज था सिंगुलर था इसलिए हमने इट का यूज किया। क्लियर है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। यहां तक समझ में आ गया कि जब भी हमारा कोई ऐसा वर्ब होगा जो कि एडजेक्टिव को फॉलो करेगा तो उसका इस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेंटेंस जो है लेट से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेट से अगर स्टार्ट होगा तो हम
यहाँ पे सेंटेंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे लेट से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेट में जैसे अगर रिक्वेस्ट हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम उसको अलग अलग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे लेट मी प्ले, यहाँ पे क्या हो रहा है, खेलने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, आई मे बी अलाउड टू प्ले। ठीक है। फिर अगर लेट से स्टार्ट है, लेट अस हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सजेशन या हेल्प की रिक्वेस्ट की तरह किया जा रहा है, एडवाइस की तरह दिया जा रहा है, तो इसको क्या बनाएंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है। अगर इस तरह का सेंटेंस है, लेट हिम डू दिस वर्क, तो हम इसको इसी तरह बनाएंगे, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। तो यहाँ पे आपको उसके सेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। अगर रिक्वेस्ट होगा तो बी अलाउड होगा, अगर सजेशन या एडवाइस होगा तो शुड का यूज होगा। अदर सेंस में जैसे ऑर्डर वगैरह के सेंस में हम इस तरह से यूज करेंगे, लेट हिम डू दिस वर्क, तो हम लेट का लेट लिख दिया, दिस वर्क बी डन बाय हिम। ठीक है। तो आप यहाँ पे लेट वाले सेंटेंस को ध्यान में रखोगे कि लेट से कैसे हो। यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो कि लेट से स्टार्ट है, लेकिन लेट हमने यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे भी लेट से स्टार्ट है, लेट हमने हटा दिया, लेकिन यहाँ पे लेट का लेट हमने लिखा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अभी जो हमने पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट में सेंटेंस में जो है दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हमने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला पढ़ा था। ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा दो वर्ब है, तो ये जो डबल पैसिव होता है, ये क्या होता है, कभी भी सेंटेंस में दो वर्ब हो और उसका हम थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उन दोनों सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे, सिर्फ एक को नहीं करेंगे। और ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हम जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस आता है तो हम समझ नहीं पाते कि हमें एक को ही पैसिव में चेंज करना है या दोनों को पैसिव में चेंज करना है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है जहां पे दो वर्ब हो और उसका थर्ड फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं, तो उन दोनों को हम चेंज करके दोनों सेंटेंस को हम पैसिव में बनाते हैं। ठीक है। एक को नहीं बनाते, हम दोनों को पैसिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे डबल पैसिव का मतलब यही होता है कि जब सेंटेंस में दो वर्ब हो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब दो वर्ब होंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप कि द पीपल रिगार्डेड हिम एज ए इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम ए विलन। यहाँ पे दो वर्ब है, रिगार्डेड भी और कॉल्ड भी, तो इन दोनों का वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यानी कि इन दोनों सेंटेंस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसमें, पैसिव वॉइस में। सिर्फ इतना करके नहीं छोड़ देंगे और इसको एज इट इज नहीं लिखेंगे, हमें इसको भी चेंज करना है और इसको भी चेंज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे द पीपुल रिगार्डेड हिम एज इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम ए विलन, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों सेम ही है, यानी किसी एक ही पर्सन के बारे में दोनों बोल रहा है कि उसको जो है इम्पोस्टर भी रिगार्डेड किया जा रहा है और पीपुल उसको विलन की तरह भी बात कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये दोनों सेम ही है। तो जब सेम ही है तो अच्छा, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट हो गया एज इम्पोस्टर, क्योंकि हिम एज इम्पोस्टर है। मैंने ये भी बताया था जब सेकंड दो ऑब्जेक्ट वाला हम पढ़ रहे थे कि दो ऑब्जेक्ट होता है, तो वहां पे अगर एक ही पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है तो हम इसको कैसे बनाते हैं, उधर बताया था ही मेड हिम किंग वाला एग्जाम्पल, तो ये भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ही वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वॉज रिगार्डेड एज इम्पोस्टर। ठीक है। बाय द पीपुल हम लिखते नहीं है। ये तो एक सेंटेंस का हो गया। अब ये दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही वॉज, क्योंकि ही है, यहाँ पे भी कॉल्ड है, एंड को एंड से लिख दिया। अब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये यहाँ पे एंड कॉल्ड हिम, यानी कि पीपुल ही उसको बोलते हैं, इसको तो रिगार्ड करते हैं इम्पोस्टर की तरह भी, और दूसरा उस लोग जो है उसको विलन की तरह, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे द पीपुल कॉल्ड हिम ही है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, ही वॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ही वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वॉज कॉल्ड ए विलन। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों एक ही है, ही, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे भी ही रिगार्डेड एज और ही रिगार्डेड एज। तो जब भी हम कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो हम इसको नेग्लेक्ट करके भी लिखते हैं, यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसको एक जगह ही यूज करके एंड कंजंक्शन क्योंकि हमने लगाया है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसी पर्सन के बारे में ये दोनों सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे ही वॉज जो है नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये दोनों सेम पर्सन ही था। अब सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं,
ही लाफ्ड एट हिज वार्निंग एंड ऑब्जेक्टेड टू ऑल हिज प्रपोजल। ही लाफ्ड एट सॉरी दे लाफ्ड एट हिज वार्निंग, वे लोग उसके वार्निंग पे हंस रहे थे, एंड ऑब्जेक्टेड टू ऑल हिज प्रपोजल। ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर देखें तो दे तो इसका भी सब्जेक्ट है और इसका भी सब्जेक्ट है, दो सेंटेंस है हमारे पास। दे लाफ्ड एट हिज वार्निंग और एंड दे ऑब्जेक्टेड टू ऑल हिज प्रपोजल, ये इसका मीनिंग हुआ। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये है सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? हिज वार्निंग वर्ड, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ड लाफ्ड एट, ठीक है, क्योंकि ये एट पहले से लिखा हुआ है, एट लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे बाय देम करेंगे तो इसका पूरे का हमारा पैसिव चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, एंड ऑल हिज प्रपोजल वर ऑब्जेक्टेड टू है बाय देम। ये जो देम है ये इसके लिए भी सब्जेक्ट है और ये इसके लिए भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी हम देम लगा देते हैं, बाय देम, और यहाँ पे भी बाय देम लगा देते हैं। लेकिन वो सेंटेंस जो है हमारा पढ़ने में रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम कंजंक्शन यूज कर रहे हैं और एक ही पर्सन यानी दे के बारे में ही बात करें तो हम दोनों जगह क्यों लगाएंगे, हम एक जगह उसको यूज करेंगे, उसका मीनिंग वही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने बाय देम लगाया लास्ट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिज वार्निंग वर्ड एंड ऑल हिज प्रपोजल हम दोनों लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट जो है अलग है। लेकिन यहाँ ऊपर क्या था, ही और ही वाज ये दोनों सेम ही पर्सन थे, इसलिए हमने पहले लिख दिया है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं थी। ही वॉज रिगार्डेड एज इम्पोस्टर एंड वॉज कॉल्ड ए विनर, ये ऐसे होगा। ठीक है, ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर एंड वॉज, इस ही को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस ही को, वॉज तो होगा वॉज कॉल्ड ए विलन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरह हुआ। अगर वॉज नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। वो कैसे? जैसे ही वॉज हम बोलते हैं ना, ही वॉज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, तो इस तरह से उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर वॉज भी लिख दोगे तो भी सही है, अगर वॉज नहीं लिखोगे तो ये वॉज जो है ये दोनों के लिए है। अगर हम वॉज नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसको एज इट इज लिखा है। इस वॉज को नहीं लिखने का मतलब है कि ये वॉज जो है इसके साथ भी होगा और ये वॉज इसके साथ भी है। ठीक है, इसलिए, और अदरवाइज समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर एंड वॉज कॉल्ड ए विलन। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने दोनों ऑब्जेक्ट को लिखा, किसी एक को नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सेम चीज के बारे में बात नहीं की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ही रॉट द बुक एंड गॉट पब्लिश्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ही रॉट द बुक एंड गॉट पब्लिश्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ये, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ये, और ये जो है ही रॉट द बुक एंड गॉट पब्लिश्ड, तो पब्लिश क्या हुआ, बुक ही तो पब्लिश हुआ होगा ना। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है नहीं, इस सेंटेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे वाले के लिए हमें जो चेंज हम करते हैं उसके लिए भी ऑब्जेक्ट होना जरूरी है ना। तो ये अंडरस्टूड है कि ये रॉट जो बुक किया गया है उसी को पब्लिश किया गया है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे इसको बनाते हैं, द बुक वॉज रिटन एंड गॉट पब्लिश्ड बाय हिम। तो यहाँ पे ये गॉट पब्लिश्ड एज इट इज नहीं लिखा गया है, इसको भी हमने चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पे इसको कैसे चेंज किया है हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो बुक है ये इन दोनों के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमें ये अंडरस्टूड है कि अगर बुक लिखा है तो बुक ही पब्लिश्ड हुआ होगा। तो इस वजह से हमने वॉज को यहाँ पे जैसे लिखा, द बुक वॉज रिटन एंड वॉज गॉट पब्लिश्ड बाय हिम। ठीक है, तो ये जो वॉज है यहाँ पे भी है, इस वॉज का मीनिंग जो है इसके लिए भी है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग जो है यहाँ पे गॉट पब्लिश्ड, इसके लिए भी यहाँ पे वो चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जिरेंट एंड वॉइस। जिरेंट एंड वॉइस को यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको इसके पहले जिरेंट का मतलब समझना होगा, तब जाके आप उसके मतलब समझ में आएगा कि वो जिरेंट है, कैसे उसको चेंज करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जिरेंट ही करेंगे तो वहां पे इसके पैसिव वॉइस को समझ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फॉलोड बाय नाउन क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे भी है कि अगर इस तरह का प्रिंसिपल जो क्लॉज होता है अगर वो नाउन क्लॉज के साथ फॉलो करता है, नाउन क्लॉज को फॉलो करता है, तो हम उसका जो क्या बोलते हैं, जो हम
पैसिव बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्लॉज तो समझना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसे ऐसे बता दे रही हूँ, जब हम क्लॉज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज वही होता है कि जब कोई ऐसा सेंटेंस जो इंडिपेंडेंटली वो अपना मीनिंग दे दे, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज ये होता है कि जब हम दो सेंटेंस को जैसे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे है पीपल कंसीडर दैट ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे दैट जो है ये नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे देखो ये जो दैट ही इज है, ये दैट जो है यहाँ पे नाउन क्लॉज की तरह वर्क कर रहा है। तो नाउन क्लॉज वो दो सेंटेंस को जोड़ने में आप बोल सकते हो कि हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कंजंक्शन होते हैं वैसे ही ये कुछ नाउन क्लॉज होते हैं। जब हम इसको क्लॉज होगा जब पढ़ेंगे तो हम उसमें वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल अभी आप ये समझ लो कि इस तरह का अगर कोई सेंटेंस रहता है कि पीपल कंसीडर दैट ही इज ऑनेस्ट, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, इट इज कंसीडर्ड दैट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास है वी होप्ड दैट ही विल पास्ट, तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो वर्ब भी है तो हम इसको दोनों को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, इट इज होप्ड दैट ही विल बी पास्ट, क्योंकि विल का है, ये क्या होगा, ही विल बी पास्ट। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि नॉन क्लॉज में, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में आते हैं तो हमें इस टाइप से इसको चेंज करना है। यानी कि कंसीडर्ड है तो इट इज कंसीडर्ड, होप है तो इट इज होप्ड, जैसे कंसीडर्ड है बिलीव, अंडरस्टूड, सस्पेक्ट, रिपोर्ट, तो रिपोर्ट अगर होगा तो इट इज रिपोर्टेड, से है तो इट इज सेड दैट, ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में अगर ये सारे वर्ब्स आते हैं तो हमें इस फॉर्मेट के थ्रू बनाना है उसे, ठीक है। उसके बाद है इन्फिनिटिव प्रोनाउन प्लस वॉइस। इन्फिनिटिव प्रोनाउन वही होते हैं जो इन्फिनिटिव, हाँ, जो डिफिनिट नहीं होते हैं, जैसे समबडी, नोबडी, एवरीबडी, इस टाइप से कुछ होता है। तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे है समबडी हैज पिक्ड माई पॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया माई पॉकेट हैज बिन, क्योंकि हैज है तो हैज के साथ बिन होता है, हैज बिन पिक्ड। तो यहाँ जो बाय समवन होता है ना, बाय, ये सब हम वहां पे नहीं लिखते हैं। इस समवन को, यहाँ जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लिखते हैं, ये हम नेग्लेक्ट करते हैं। उसी तरह से अगर ये नेगेटिव से स्टार्ट होता है, यानी नेगेटिव का मतलब देता है, जैसे नोबडी है तो नोबडी का मतलब नहीं, कोई भी नहीं का मतलब हुआ, तो नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज। यहाँ क्योंकि ये नो का सेंस दे रहा है तो हमें यहाँ पे नॉट लिखना है। तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान दोगे, हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे कि नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी, तो डेस्टिनी कैन बी चेंज्ड, नोबडी तो लिखना नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये इन्फिनिटिव प्रोनाउन जो है वो नेगेटिव में है तो हम उसको यहाँ पे नॉट लगा के उसका नेगेटिव सेंस देंगे और फिर ये नोबडी को नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया। तो ये कुछ सेंटेंस ऐसे थे जो जिसका कि हमें वॉइस पता होना चाहिए कि इस टाइप के सेंटेंस होंगे तो उसका वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे। जिरंट को छोड़ के बाकी जितने भी तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं उन सब का हमने वॉइस सीख लिया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे पहले जिरंट करेंगे। जिरंट में हम देखेंगे, पहले थोड़ा जिरंट को भी समझ लेंगे, फिर उसके पैसिव वॉइस को देखेंगे। उसके बाद जो है हम वॉइस पे कुछ एक्सरसाइज करेंगे और वहां पे एक्सरसाइज जो होगा वो थोड़ा रूल से हटके होगा, जहाँ पे आपको सेंस समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं पहले जिरंट को, उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आपका जो भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको ये जो अभी हमने रूल पढ़ा है उन सारे रूल को आप अच्छे से रीड कर लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे कि अगर आप रूल बेस्ड भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।